हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़, जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे 10 नवंबर 2025 के 12 सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारी सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। हमारा यहाँ पर मेन पर्पज़ ये रहता है कि हम आपका बहुत कम समय लेते हुए मैक्सिमम चीज़ें पढ़ाएं। हम ना सिर्फ उस दिन के करंट अफेयर्स करते हैं, बल्कि हम रिवीजन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि 10 दिन तक आप हमारी इस क्लास को करके देखिए। इसका रिजल्ट आप अपने मॉक टेस्ट और एग्जाम्स में ज़रूर देखेंगे। करंट अफेयर्स पे जो आपकी ग्रिप है वो मजबूत होगी और करंट अफेयर्स के सेक्शन में जो आपका स्कोर है वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल किसी भी पेपर या किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ा दिया गया है। अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो ओवरऑल आपका जो स्कोर है किसी भी पेपर में वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो विद दिस नोट आइए आज की क्लास हम शुरू कर लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि हमारी जो अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। साथ ही अगर आप पिछले 8 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं, जिसमें कि जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मौजूद हों, तो ये ई बुक भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। और ये एक छोटा सा सैम्पल है हमारी अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन की और आप इनको फ्यूचर में बहुत दिनों तक याद रख सकें। ठीक है, क्योंकि आपके किसी भी एग्जाम में 6 से 7 महीने पुराना करंट अफेयर्स पूछा जाता है, इसलिए हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि आपको वो क्वेश्चन दिमाग में स्टिक हो सके और आपको वो लॉन्ग टर्म तक याद रहे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स में इंटरेस्टेड हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट की लिंक है, आप यहाँ पर जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी धमाकेदार क्लास। और स्टार्टिंग हम हमेशा करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, यानी कि हमने एक दिन पहले जो भी कुछ पढ़ा होता है उसको हम यहाँ पर एक बार सरसरी निगाह से दोबारा रिवाइज करते हैं वार्म अप के लिए। तो पहला क्वेश्चन कल का हमने किया था, वर्जीनिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर पहुंचने वाली पहली मुस्लिम और भारतीय मूल की महिला कौन बन गई हैं? इनका नाम है गजाला हाशमी। ठीक है, और ये हैदराबाद को बिलोंग करती हैं। हैदराबाद में मतलब इनका जन्म हुआ था, इंडियन ओरिजिन से हैं। ठीक है, और इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी जॉन रीड को इस इलेक्शन में हराया था। अंतरिक्ष में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने प्रोजेक्ट सन कैचर की शुरुआत करी है? तो गूगल ने इसकी शुरुआत करी है और 2027 में ये पहला अपना सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। नवंबर 2025 में विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इनका नाम है श्री श्री रविशंकर। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 हमने कब मनाया है? तो 8 नवंबर को। इस साल के लिए हमने थीम रखी है रेडियोग्राफर अदृश्य को देखना। नेक्स्ट है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली को कौन सी रैंक मिली है? तो इसकी रैंक थी 59 और पहले इनकी पोजीशन थी 44। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो रैंक है वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आई है। एशिया के शीर्ष 3 विश्वविद्यालय कौन से थे? पहले पे है हांगकांग विश्वविद्यालय, दूसरे पे है पेकिंग विश्वविद्यालय और तीसरे पे है नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। छठवां क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा 11 से लेकर 12 नवंबर को। और कहाँ पर होगी ये इवेंट? तो नई दिल्ली में। नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना ने किस नौसैनिक अड्डे पर सर्वे वेसल लार्ज इक्ष्क का जलावतरण किया है? तो कोचीन में। इसके निर्माता कौन है? कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2025 में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीत लिया है? तो अल्लू अर्जुन ने। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला स्त्री 2 को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यहाँ पे थे कार्तिक आर्यन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री साबित हुई कृति सेनन। ठीक है, ये इवेंट कहाँ पर हुआ था इस पुरस्कार का? 29 to 30 अक्टूबर को मुंबई के शहर में। ठीक है, मुंबई में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। अगला है, नवंबर 2025 में सीबीएसई का पहला अंतर्राष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन और 31वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो दुबई में। विषय क्या रखा गया था? ज्ञान में निहित विजन के साथ उदय, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के माध्यम से शिक्षा की पुनः कल्पना। ठीक है, और ये इवेंट कब हुआ है? 4 और 5 नवंबर को। नवंबर 2025 में कर्नाटका राज्य विधि विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया है? तो एस अब्दुल नज़ीर और वी सुदेश पाई को। नवंबर 2025 में दुनिया की पहली सफ़ेद इबेरियन लिंक्स किस देश में देखी गई? स्पेन में। और आखिरी क्वेश्चन था, सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के साथ औपचारिक समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ये है महाराष्ट्र। ठीक है,
तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कल के टॉप 12 करंट अफेयर्स थे। अगर आप इनको डेप्थ में जाके समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन की और ज़्यादा डिटेल में अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। कल का मतलब हो गया सैटरडे वाला लेक्चर, क्योंकि संडे को हमारा रिवीजन वीडियो आता है और इस दिन हम टॉप 72 MCQs को डिस्कस करते हैं पूरे हफ्ते के। ठीक है, तो अगर आप पूरे हफ्ते का एक निचोड़ देखना चाहते हैं सिर्फ एक ही वीडियो में, तो आप हमारी ये संडे वाली वीडियो को रेफर कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP30 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP30 ऑर्गेनाइज कहाँ पर हो रहा है? ब्राज़ील के बेलेम में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब भी कभी COP की कोई भी इवेंट होगी तो वो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था ये, और COP30 इसको हम कहते हैं। कब हुआ है? तो 10 से लेके 21 नवंबर तक हो रहा है, बेसिकली ये ऑनगोइंग है। कहाँ पर हो रहा है? ब्राज़ील के बेलेम में। ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दलों का 30वां सत्र होगा, जिसमें पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न देश एक साथ आएंगे। भारत की तरफ से कौन गए हैं हमारा प्रतिनिधित्व करने? तो भारत की ओर से हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक नोट लिखा है कि पेरिस समझौता 2015 एक ऐतिहासिक जलवायु संधि है, जिसमें 196 देशों ने वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से काफ़ी नीचे रखने और प्रयास पूर्वक इसे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करने पर सहमति जताई थी। तो ये पेरिस समझौता 2015 का है, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि ये किस चीज़ से डील करता है, तो टेम्परेचर से। ठीक है, COP29 कहाँ पर हुआ था? तो अजरबैजान के बाकू में 11 से 22 नवंबर को 2024 में, यानी पिछले साल। ठीक है, तो COP29 हो गया और COP30 अब कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है? ब्राज़ील के बेलेम में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ब्राज़ील की यहाँ पे हम बात करेंगे, तो ब्राज़ील और कौन सा इवेंट होस्ट कर रहा है 2025 में? तो 2025 में याद रखिएगा कि ब्रिक्स की भी प्रेसिडेंसी है, इसी के पास है, यानी ब्रिक्स को भी होस्ट करने वाला देश ब्राज़ील है। और अगले साल यानी कि 2026 में ब्रिक्स को होस्ट करेगा इंडिया। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सम्मेलन हम देख लेते हैं 2025 के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शिखर सम्मेलन 2025 के लिए कहाँ पर हुआ है? चीन के तियानजिन शहर में। ठीक है, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2025 को होस्ट किया है नीदरलैंड्स के हेग ने। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर हो रहा है? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। और 18वां यानी कि अगले साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? भारत में। ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई चीन के किंगदाओ शहर में। अब क्योंकि जो SCO की इस साल प्रेसिडेंसी थी वो चाइना के पास थी, तो इनके अलग अलग शहरों में अलग अलग मीटिंग होगी SCO की। ठीक है, 7वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 2025 होस्ट किया है महाराष्ट्र के पुणे शहर ने। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र को ऑर्गेनाइज किया गया आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ था? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और विषय क्या रखा गया था इस इवेंट के लिए? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, हम कब मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस यानी NRI डे? तो हम इसको सेलिब्रेट करते हैं 9 जनवरी को हर साल। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 कहाँ पर हुआ? फ्रांस में, और इसमें खुद भाग लेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 28वां एडिशन राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 को कौन होस्ट करने वाला है? तो भारत। ठीक है, जो भी कोई इवेंट भारत होस्ट करेगा वो भी क्वेश्चन एग्जाम में डबल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पहला प्रौद्योगिकी संवाद 2025, इसको होस्ट किया है बेंगलुरु के IISc ने, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। नेक्स्ट है हथकरघा सम्मेलन मंथन को होस्ट किया गया नई दिल्ली के द्वारा। रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 का पहला संस्करण ऑर्गेनाइज किया गया है UAE के अबू धाबी में। और बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी है गुजरात के गांधीनगर ने। ठीक है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। इनका वेन्यू पूछ लिया जाता है या फिर ये पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा नंबर का सत्र था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मनोहर पार्कर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मनोहर पार्कर युवा साइंटिस्ट अवार्ड किसको दिया गया है? आंसर है ए ऑप्शन यहाँ पे डॉक्टर साई गौतम। ठीक है, यहाँ पे आप इनका पिक्चर देख सकते हैं। इनको इस साल का मनोहर पार्कर युवा साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस में उनके अभूतपूर्व शोध के लिए प्रतिष्ठित मनोहर पार्कर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार गोवा सरकार द्वारा देश के पूर्व रक्षा मंत्री एवं गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री की स्मृति में शुरू किया गया था। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन डॉक्टर साई गौतम।
कल हमने एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड देखा था जिसका नाम था आर.के. लक्ष्मण अवार्ड, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट था? क्योंकि पहली बार इस अवार्ड को इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। तो आर.के. लक्ष्मण अवार्ड इस साल पहली बार इसको इस्टेब्लिश किया गया, और इसके पहले विनर कौन है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले विनर हैं एक्टर आमिर खान, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये कंट्री का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो कि इस्टेब्लिश होने वाली है उड़ीसा स्टेट में। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और भारत का ये पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र है जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थापित हो रहा है। 6 सैम को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से मंजूरी मिली है, और ये एक ATMP यानी असेंबली टेस्टिंग मार्किंग और पैकेजिंग सुविधा होगी। ये 2067 करोड़ रुपए की परियोजना है, यानी इसकी लागत है 2067 करोड़ रुपए, जिससे औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। SIC सेमीकंडक्टर अपनी उच्च शक्ति और उच्च तापमान पर कार्य करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर्स हैं वो इस अपने फीचर के लिए जाने जाते हैं। इनका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन, रेलवे, रक्षा उपकरण, मिसाइल, सैटेलाइट और सौर ऊर्जा इन्वर्टर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। तो ये भारत का ऐसा पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जहाँ पर इनको बनाया जाएगा। और ये कहाँ पर बन रहा है, यानी इसको बनाने के लिए ये संयंत्र कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा? तो उड़ीसा स्टेट में, ठीक है। उड़ीसा के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप क्या जानते हैं? यहाँ पर दुनिया का पहला ब्लैक टाइगर सफारी बनाया जा रहा है, ब्लैक टाइगर सफारी। और कहाँ पर? उड़ीसा के कौन से टाइगर रिजर्व के पास बनाया जा रहा है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी पूरे दुनिया का कहाँ पर इस्टेब्लिश हो रहा है? तो उड़ीसा स्टेट में। अगला है, साइकोट्रोपिक नशीले पदार्थों का निर्माण करने वाली गुप्त फैक्ट्रियों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन व्हाइट कोलरन किसने शुरू किया है? तो किसने लॉन्च किया ऑपरेशन व्हाइट कोलरन, ताकि क्लैंडस्टाइन फैक्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया जाए जो कि साइकोट्रोपिक नार्कोटिक सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं? करेक्ट आंसर है यहाँ पे DRI यानी डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, राजस्व खुफिया निदेशालय। तो राजस्व खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन व्हाइट कोलरन के अंतर्गत गुजरात के वलसाड जिले में एक गुप्त फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़ी सफलता हासिल कर ली। ये DRI द्वारा चलाया गया एक राष्ट्रव्यापी एंटी नार्कोटिक्स अभियान है। उद्देश्य क्या है? गुप्त रूप से चल रही उन फैक्ट्रियों का पता लगाना जो कि साइकोट्रोपिक पदार्थों का निर्माण करती हैं। ये पदार्थ NDPS अधिनियम 1985 के तहत प्रतिबंधित है। DRI की बात करेंगे तो इसका गठन हुआ था 1957 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में, और मंत्रालय के अधीन, यानी कौन से मंत्रालय के अंतर्गत ये बॉडी काम करती है? तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। इसी के साथ DRI ने पिछले दिनों दिवाली के टाइम पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया था और इसका नाम था ऑपरेशन फायर ट्रेल, ठीक है। इसमें क्या कर रहे थे? इसमें ये अलग अलग जगहों पर छापा मार रहे थे, बेसिकली जो चाइना से पटाखे लाए गए थे उनका पता लगाने के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ऑपरेशन फायर ट्रेल दिवाली के मौके पर किसने लॉन्च किया था? राजस्व खुफिया निदेशालय ने। पर्पस क्या था? जो हमारे चाइनीज पटाखे हैं उनको जब्त करना, उनका पता लगाना, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN द्वारा गुड रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल कौन सा बन गया है? कौन सा इकलौता नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया का जिसको रिसीव हुआ है गुड रेटिंग फ्रॉम द IUCN? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आंसर है यहाँ पे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये इकलौता हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको गुड रेटिंग मिली है IUCN के द्वारा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान IUCN द्वारा अपनी नवीनतम वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट में गुड यानी उत्तम रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है, जिसका अर्थ है इसकी संरक्षण की स्थिति अच्छी है, ठीक है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में स्थित है। अन्य भारतीय स्थलों की स्थिति क्या है? IUCN की नवीनतम रिपोर्ट में पश्चिमी घाट, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य और सुंदरबन को सिग्निफिकेंट कंसर्न यानी महत्वपूर्ण चिंता की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो ये तीन यानी पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य और सुंदरबन, इन तीनों को इन्होंने महत्वपूर्ण चिंता की श्रेणी में डाल दिया है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा 2016 में भारत के पहले मिक्स्ड विश्व धरोहर स्थल यानी जिसमें प्राकृतिक नेचुरल एज वेल एज सांस्कृतिक यानी कल्चरल दोनों महत्व के रूप से मान्यता मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा नेशनल पार्क। इसको गुड की रेटिंग मिली है IUCN के द्वारा। पिछले दिनों IUCN ने अपना केंटन मिलर अवार्ड डिक्लेयर किया था और IUCN केंटन मिलर अवार्ड पहली बार किसी भारतीय को मिला है और इनका नाम क्या है? इनका नाम है डॉक्टर सोनाली घोष। इन्होंने जीत लिया है ये
अवार्ड। और ये कौन है? ये बेसिकली डायरेक्टर हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में। तो इन्होंने रिसीव किया है IUCN का केंटन मिलर अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाली यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? बाली यात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया हाल ही में उड़ीसा स्टेट में। बाली यात्रा महोत्सव के बारे में थोड़े से और फैक्ट्स देखेंगे। ओडिशा में मनाया गया ये मुख्य रूप से ओडिशा के ऐतिहासिक शहर कटक के महानदी के तट पर ये मनाया जाता है। ये प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है, जो आमतौर पर नवंबर महीने में पड़ती है। महत्व क्या है इसका? बाली यात्रा का शाब्दिक अर्थ है बाली की यात्रा, यानी कि वॉयज टू बाली। इस उत्सव के दौरान लोग केले के तने या शोला पीठ से बनी छोटी नावें बनाकर उनके भीतर दिए जलाकर नदियों या तालाबों में प्रवाहित करते हैं, जिससे बोइत बंदना कहा जाता है, ठीक है। तो सिंपली आपको बस नाम याद रखना है कि बाली यात्रा फेस्टिवल हाल ही में कौन से स्टेट में मनाई गई है? तो उड़ीसा के स्टेट में, ठीक है। इसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जिसका नाम है बथुकम्मा। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन है। बथुकम्मा एक तरह का फूलों का त्यौहार है और कई बार पूछा जाता है कि ये कौन से स्टेट का त्यौहार है। आपको याद रखना है तेलंगाना का, ठीक है। तेलंगाना में मनाया जाता है, लेकिन आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, तो ज़्यादातर ये तेलंगाना का ही त्यौहार माना गया है, ठीक है। यहाँ पे उड़ीसा की हमने बात करी है, तो चलिए फिर उड़ीसा का राज्य दर्शन भी एक बार कर लेते हैं। स्थापना हुई थी इसकी 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल को इसीलिए हम उत्कल दिवस मनाते हैं। राजधानी इसकी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं मोहन चरण मांझी। राज्यपाल हैं हरि बाबू कंभापति। उड़ीसा की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो 4। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। यहाँ पे उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय मौजूद है। मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर हैं चक्रधारी शरण सिंह। मुख्य सचिव हैं मनोज आहूजा। इस ओडिशा की विधानसभा की सीटें हैं 147, लोकसभा की 21 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट त्यौहार हैं जो यहाँ मनाए जाते हैं? तो धनु यात्रा, बाली तृतीया, नव कलेवर, नुआखई। नुआखई कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राजा परबा उत्सव, कोणार्क महोत्सव, नव कलेबारा उत्सव और कलिंगा महोत्सव, ठीक है। इसमें से नुआखाई आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नाम जरूर याद रखिएगा। ये पूरा हो गया आपका उड़ीसा राज्य दर्शन। मैप में चेक करेंगे तो आप यहाँ पर इसकी लोकेशन देख सकते हैं। ये जो पीला वाला एरिया है ये आपका उड़ीसा आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली चिड़ियाघर में एन्सेफलोमायोकार्डिटिस वायरस के कारण किस जानवर की मृत्यु हो गई है? तो हाल ही में इस वायरस की वजह से एक अफ्रीकन एलिफेंट की मृत्यु हुई जिसका नाम शंकर था, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, स्वच्छ औद्योगिक परियोजना पाइपलाइन में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर रहा है? इंडिया की रैंक क्या है इन द क्लीन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पाइपलाइन? हम इसमें 3रे स्थान पर हैं, ठीक है। तो स्वच्छ औद्योगिक परियोजना पाइपलाइन के मामले में भारत विश्व स्तर पर 3रे स्थान पर रहा। ये रैंकिंग उन वाणिज्यिक स्तरीय कम उत्सर्जन औद्योगिक परियोजनाओं की संख्या पर आधारित है जो या तो विचाराधीन है या विकास के चरण में है। भारत में रसायन, इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम और विमानन जैसे क्षेत्रों में 65 स्वच्छ उद्योग परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं को चालू करने के लिए अनुमानित $150 बिलियन से अधिक की पूंजी निवेश की आवश्यकता है, ठीक है। टॉप 3 देश इसमें कौन से हैं? तो चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत, ओके। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd क्लीन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हमारी रैंक है 3री। देखिए, अलग अलग जो रैंकिंग रिलीज होती है उसमें कम से कम आप इंडिया के रैंक जरूर याद रखा करिए। इंडिया के रैंक जरूर पूछी जाती है एग्जाम में। तो जैसे हमने पिछले दिनों देखा था, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज हुआ था 2025 का, इसमें इंडिया की रैंक थी 10th, ठीक है। इसी तरह से हमने देखा था ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 4th। सिमिलरली हमने बात करी थी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की Q3 के लिए और इसमें इंडिया की रैंक थी 85। तो जो अलग अलग इंडेक्स इस तरह रिलीज होते हैं उसमें 2 चीज़ें आप ज़रूर याद रखा करिए। पहला तो इंडिया की रैंक क्या है और दूसरी बात ये कि उसमें फर्स्ट स्थान पर कौन सा देश है, कौन सी कंट्री है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको किसी भी इंडेक्स में ज़रूर पता होने चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7 नवंबर 2025 को भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो हाल ही में इंडियन हॉकी ने अपने 100 साल कंप्लीट कर लिए और इसके लिए इनका जो 100 वर्ष का यानी शताब्दी समारोह था ये ऑर्गेनाइज किया गया था नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय हॉकी की शताब्दी वर्षगांठ का शुभारंभ 7 नवंबर 2025 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में हुई है। इसके आयोजक हैं हॉकी इंडिया और भारतीय खेल प्राधिकरण, ठीक है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। यहाँ पे नोट लिखा है कि 7 नवंबर 1925 को इंडियन हॉकी फेडरेशन देश की पहली हॉकी शासी संस्था की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इस साल हमने 7 नवंबर को इनका शताब्दी समारोह सेलिब्रेट किया है नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में, ठीक है। अगला प्रश्न है, ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ICA की वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट में
फर्स्ट पोजीशन पर रहने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी अमूल। ठीक है, आपने ये पैकेट तो देखा ही होगा, हर दिन हमारे घर में आता है। और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर की रिपोर्ट की बात करें अगर डिटेल में, तो ये रैंकिंग मुख्य रूप से सहकारी संस्था के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी पर कैपिटा के सापेक्ष उसके टर्नओवर के अनुपात पर आधारित है, यानी टर्नओवर डिवाइडेड बाय जीडीपी पर कैपिटा रेशियो। ठीक है, विकासकर्ता इसके कौन है, तो विश्व सहकारी मॉनिटर, यूरोपीय सहकारी एवं सामाजिक उद्यम अनुसंधान संस्थान के तकनीकी और शोध सहयोग से आईसीए द्वारा तैयार किया जाता है। ये प्रथम रैंक इसमें किसको मिली है, तो अमूल को, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। और दूसरा स्थान यहाँ पर मिला है इफ्को को, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड को। ठीक है, तो 2 पोजीशन याद रखिएगा, फर्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर है अमूल की। क्वेश्चन नंबर 11 है, नवंबर 2025 में पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो कौन से फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं जिनको कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया है पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड ने। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, राहुल द्रविड़। ठीक है, ये बन गए हैं ब्रांड एम्बेसडर पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड के लिए। पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। राहुल द्रविड़ कंपनी के नैनो उर्वरक और जैविक उर्वरक उत्पादों को बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, राहुल द्रविड़। इसी के साथ पिछले दिनों हमने देखा था कि दीपिका पादुकोण बन गई हैं ब्रांड एम्बेसडर, किस चीज़ के लिए, अबू धाबी टूरिज्म के लिए। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से कंट्री के टूरिज्म के लिए दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो अबू धाबी के लिए। इनसे पहले इनके जो हस्बैंड है रणवीर सिंह, वो ऑलरेडी अबू धाबी टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर थे। तो बेसिकली अब दोनों लोग ही अबू धाबी टूरिज्म को प्रमोट करेंगे साथ में। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट 2025 के ब्रांड एम्बेसडर्स को रिवाइज कर लेते हैं। 2025 में कौन कौन से नए ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं। आईवीआर ब्रांड है ओकले, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं क्रिकेटर शुभमन गिल। मालदीव ने अपना ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनाया है कैटरीना कैफ को। डेटॉल की नई आईसी कूल पर्सनल केयर रेंज के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं एमएस धोनी। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। यूरिका फोर्ब्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है श्रद्धा कपूर को। टेलीफोन कम्युनिकेशन लिमिटेड इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा। 20वें मुंबई मैराथन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं मोहम्मद फराह। प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हैं पीवी सिंधु। फिक्की फ्रेम्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुने गए आयुष्मान खुराना। लेविस वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं दिलजीत दोसांझ। फेडरल बैंक के लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं विद्या बालन। फिट इंडिया आइकन के लिए आयुष्मान खुराना। विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत बनाया गया है कृष्णा मचारी श्रीकांत को। गोई बिबो के लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं ऋषभ पंत। ठीक है, ये आपके 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट है। यहाँ से भी कई बार 1 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आज का आखिरी प्रश्न है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का नाम बदलकर क्या नया नाम रख दिया जाएगा। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का नाम पलट कर रखा जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो राष्ट्रीय अवसंरचना विकास बैंक यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक जो है, ये भारत सरकार द्वारा स्थापित एक विशेषज्ञ विकास वित्त संस्थान है। इसकी स्थापना हुई थी 2021 में और द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 2021 के तहत इसको स्थापित किया गया था। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षण यानी रेगुलेट एंड सुपरवाइज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। NABFID का नाम बदल के IDBF पड़ने वाला है। ओके, इसी तरह से पिछले दिनों हमने देखा था कि जो अहमदनगर रेलवे स्टेशन है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र स्टेट में, इसका नाम अब पलट कर रख दिया गया है अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो जो नए नाम बदले जाते हैं उनको भी आपको थोड़ा सा याद में रखना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स यहाँ पर फिनिश होते हैं। और हमेशा की तरह हम लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं इसी वीडियो से, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें, ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। दूसरा प्रश्न है, बाल यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। और तीसरा प्रश्न है, स्वच्छ औद्योगिक परियोजना पाइपलाइन में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है आपके लिए एज अ होमवर्क। उनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी और आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको लगता है कि इसमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी आप कमेंट में जाके लिख सकते हैं, हम उसको डेफिनेटली रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।